Hello, dear linguisticians. Hello, darling linguisticians. Hello, lovely linguisticians. Hello, amazing linguisticians. With wholehearted, all-hearted, and warm wishes from Utkarsh classes, your mentor Mahendra Kumar Sharma welcomes you to the core of my heart, to this amazing world of CUET, that stands for Common University Entrance Test. Of course, the slide which has been shared with you, it seems like whenever we talk over this particular topic, that is consisting of the title that we say poetic devices, it seems like every student who will be aspiring, who will be thinking of, who will be moving further with this specific topic gets confused. Specifically with the title, specifically with the references, specifically moreover with all the dimensions also. But today in this schedule, perhaps we will be able to cover up, we will be able to strengthen ourselves, we will be able to capacitate ourselves to that extent where we can lessen the fear, we can curtail the fear, we can cut down all the dreadful sides of poetic devices. कोई भी टॉपिक अगर तूफानी होता है तो खुद को और तूफानी बना लिया जाता है, खुद को और मजबूत बना लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस स्केड्यूल के अंदर हम डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस के वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस जो देखने में बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बट समझने में उतने ही मुश्किल भी होते हैं। तो उसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में हम समझना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ में देयर विल बी सम, आई वुड से टू नॉट जस्ट वन, देयर विल बी सम अमेजिंग pieces of information for you. There will be some marvelous announcements which are waiting for you. So just be and stay connected till the end of this video so that you can be able to avail all the benefits besides your mentor's teaching also. तो दोस्तों, जब बात की जाती है पोएटिक डिवाइसेस की, तो लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी किसी लिटरेचर की वर्स को, किसी पोइट्री को या किसी प्रोज को लिखा जाता है तो उसमें जो टेक्निक यूज की जाती है, जिन लाइंस के अंदर जो एक स्पेसिफिक रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं, उन सब में क्या स्पेशलिटी होती है, उन सब के अंदर कौन कौन सी वो चीजें होती है जिसके बिहार पर वो लाइन आपको एक टेक्निकल लेवल के ऊपर, एक पोइटिक लेवल के ऊपर कुछ कह रही होती है। हम उन्हीं चीजों के बिहार पर कुछ बातें करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आपस में नाउन्स कंपेयर होते हैं, ठीक है, अगर हम मान लो कि आप किसी पर्सन को किसी दूसरी चीज के साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो हमारा जो सबसे पहला सेक्शन बनता है पोएटिक डिवाइसेस का। किसका? पोएटिक डिवाइसेस का। दैट इज बेस्ड अपॉन कंपैरिजन, जिसको हम कह सकते हैं कि भी हाँ, आपस में आप क्या कर रहे होते हो, तुलना कर रहे हो। ये कंपैरिजन जो होता है ये आपका मेटाफर के साथ साथ ये आपका मेटाफर के साथ साथ सिमिली और उसके साथ साथ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये आपके सामने तीन वर्सेस मैंने यहां पर लिखी है, तीन टर्म्स मैंने लिखी है। एक है आपका मेटाफर, एक है आपकी सिमिली और तीसरी है आपकी ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये तीनों की तीनों हम यूज कर रहे होते हैं जहां पर हम आपस में कुछ कंपैरिजंस करते हैं। और वो कंपैरिजंस क्या होते हैं? नाउन टू नाउन कंपैरिजन। क्या होते हैं? नाउन टू नाउन कंपैरिजन। जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पर एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में कंपेयर कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में कंपेयर कर दूं और मैं ये बोल दूं, यहां पर क्या बोल दूं मैं यहां पर, ये इफ आई राइट ओवर हियर दैट द किंग इज अ लायन। बहुत ही लेमैन रेफरेंस के साथ में, बहुत ही सिंपलेस्ट रेफरेंस के साथ में समझा रहा हूं। द किंग इज अ लायन, द किंग इज अ लायन। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपने एक नाउन जो किंग है और दूसरा नाउन जो लायन है, इन दोनों को आपस में आपने क्या कर दिया है? इंटरकनेक्ट कर दिया है। ये जो इंटरकनेक्टिविटी होती है, ये जो को मिंगल्ड अप्रोच होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ मेटाफर। What we call it? We call it a metaphor. हम इसे मेटाफर कहते हैं, जहां पर एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। जैसे राजा को शेर के साथ में कंपेयर किया गया है। अगर मान लो कि मैं सिमिली की बात करता हूं, तो सिमिली भी क्या करती है? एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में कंपेयर करती है। देन हाउ कैन वी से दैट देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन मेटाफर बिसाइड्स सिमिली आल्सो, बट इट विल बी डिफरेंसेस हैं, देयर विल बी डिफरेंसेस। कैसे वो डिफरेंसेस होंगे आपके? जब आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हो कि द किंग is like a lion, या फिर आप लिखते हो the king is as brave as a lion।
अब आपके पास में क्या आ रहा है, देयर आर सम सर्टन फ्रेजेस, देयर आर सम सर्टन फ्रेजेस। आपने लाइक का यूज किया है, आपने एज और एज का यूज किया है, जबकि इसके पहले मेटाफर में इस तरह के यूसेज नहीं थे। तो व्हेनेवर इट कम्स अबाउट द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स, जब आपका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो नाउन्स का, वो मेटाफर होता है, लेकिन एज या लाइक का यूज किया जाता है, तो दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है सिमिली। क्या हो जाती है, सिमिली। अब इन केस अगर मान लो कि मैं किसी नाउन फ्रेज को लेता हूं, मैं किसी फ्रेज को लेता हूं, मैंने क्या लिया है, मैंने कोई फ्रेज ली है, और वो फ्रेज खुद के मीनिंग को नहीं शो करते हुए किसी को मीनिंग ट्रांसफर कर रही होती है, खुद की मीनिंग शो नहीं करते हुए किसी को मीनिंग ट्रांसफर कर रही होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मान लो कि मैं यहां पर ये सेंटेंस लिखता हूं कि द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वर अमेजिंग, ठीक है, द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वर अमेजिंग। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस कभी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बल्कि यहां पर इंटेलिजेंट कौन है, यहां पर इंटेलिजेंट है वो जो इसको पूछ रहे हैं। That means who were interesting, the people were interesting, the people who raised and who asked interesting questions. Questions कभी इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं और इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। एक मान लो कि अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं यहां पे, इफ आई गो विथ वन मोर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं लिखूं यहां पर रामा द किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है, इज a great warrior, is a great warrior। अब यहां पर ये जो फ्रेज यूज में आ रही है, द किंग ऑफ अयोध्या, कौन सी फ्रेज, द किंग ऑफ अयोध्या, द किंग ऑफ अयोध्या। एवरीवन नोस कि भाई द किंग ऑफ अयोध्या यहां पर किसको ट्रांसफर की गई है, यहां पर वो ट्रांसफर की गई है रामा को। अगर आप रामा को हाइड करते हो और आप बोलते हो द किंग ऑफ अयोध्या, दैट मींस इट इज ट्रांसफर टू हुम, इट इज ट्रांसफर टू रामा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो भी ट्रांसफर होता है, ये जो भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है, वो किसको होता है, वो एक नाउन को होता है, वो किसको होता है, वो एक नाउन को होता है। दैट मींस ये जो ट्रांसफर होता है यहां पर रामा जो क्या है, एक नाउन है, और ये जो इंटरेस्टिंग पीपल है वो भी क्या है आपका, वो भी एक नाउन है। तो यहां पर आकर के क्या होता है कि एक फ्रेज जो होती है वो ट्रांसफर होती है, किसको, एक नाउन को ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों जब कंपैरिजन को लेकर के हम बात करते हैं तो सिमिली, मेटाफर और उसके साथ साथ में ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात करते हैं। अगला होता है दोस्तों जब हम बात करते हैं किसके, रिपीटेशन की। किसकी बात करते हैं, रिपीटेशन की। मैं यहां पर कुछ टर्म्स लिखता हूं जो बड़ी अजीब लगेगी आपको सुनने में, एपिज़्विक्सीज, ठीक है। एक होता है आपका डियाकॉप, क्या होता है, डियाकॉप, एपिज़्विक्सिस, डियाकॉप। एक होता है दोस्तों आपका एनाफोरा, क्या होता है, एनाफोरा, और एक होता है दोस्तों आपका एपीफोरा। एक क्या होता है, एपीफोरा। ये सारे के सारे किसको शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिपीटेशन को शो कर रहे हैं। बट ये रिपीटेशन भी थोड़ा सा क्या होता है कि डिफरेंट होता है, हल्का हल्का इनमें डिफरेंसेस होता है। और वो क्या होता है, जब मैं यहां पर लिखूं स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब आपका कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है तो वो क्या होता है, एपिज़्विक्सिस। इसको हम कॉमन कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में रिपीटेशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि यही आपका रिपीटेशन इस तरीके से हो, यही आपका रिपीटेशन हो स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। अब इस रिपीटेशन में क्या हो रहा है कि वर्ड आपका रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इसके रिपीटेशन में बीच में एक इंटरप्शन आ रहा है। इसके बीच में क्या आ रहा है, एक इंटरप्शन आ रहा है, और वो इंटरप्शन किसका है, एंड का। वो इंटरप्शन किसका है, एंड का। तो जब भी आपके दो वर्ड्स के बीच में इंटरप्टेड रिपीटेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डियाकॉप। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है, मैन इज a slave, man keeps trying, ठीक है। मैन इज अ स्लेव, मैन कीप्स ट्राइंग। मान लो कॉमन सा हमने एक फ्रेज मतलब
एक पोइट्री का पीस तैयार किया है जिसमें हमने 2 लाइंस डाली है। इन दोनों लाइंस में सबसे खास चीज क्या हो रही है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव जो लाइंस है उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस का फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है उस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एनाफोरा। हम उसे क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इसी लाइन को मैं ऐसे लिख दूं, मैन इज अ slave, nature wants only slave। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, यहां पर ये रिपीटेशन एंड में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, एंड में। जब आपका रिपीटेशन बिगिनिंग के अंदर होता है कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बिगिनिंग के वर्ड्स रिपीट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। लेकिन जब यही रिपीटेशन एंडिंग लाइंस में होता है, किस में होता है, एंडिंग लाइंस में, तो हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वी कॉल इट एपीफोरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, एपीफोरा। दिस इज व्हाट द टर्म ऑफ रिपीटेशन वी कैन कॉल इट। अगला दोस्तों होता है ऑपोजिट प्लेसमेंट। क्या होता है, ऑपोजिट प्लेसमेंट। आप कुछ चीजों को देखना एक बार के लिए, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, ओके, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। एक हो गया आपका जक्स्टपोजिशन, जक्स्टपोजिशन। अब हम कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स रखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिन वर्ड्स का आपस में कंपैरिजन नहीं होता है, हैं? कि भी आपने क्या किया कि आपने एक वर्ड तो लिया है जो दिन को शो कर रहा है और दूसरा वर्ड शो कर दिया आपने रात का। तो ये क्या हो गया, आपस में एक बिल्कुल कॉन्ट्रेरी अप्रोच वाला हो गया। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखूं डार्क डे, ठीक है, या मैं लिखूं यहां पर हैप्पी टीयर, या मैं यहां पर लिखूं क्वाइट एंगर। अब आप इन फ्रेजेस में एक चीज देखते हो कि डार्क और डे भी, दिन तो ब्राइट होता है, अगर दिन है तो ब्राइट, डार्क तो हो नहीं सकता, डार्क तो नाइट होती है। ठीक है, अगर मैं सेकंड वर्ड देखूं हैप्पी टीयर, आंसू है तो वो हैप्पी कैसे हो सकता है, हैप्पीनेस में टीयर नहीं काउंट होता है। या फिर अगर गुस्सा है और शांति है, क्वाइट एंगर भी नहीं हो सकता। दोनों वर्ड्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब आपकी इस तरह की फ्रेजेस में एक फर्स्ट वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, जब आपकी ऐसी फ्रेजेस में आपका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, और आपका दूसरा वर्ड होता है नाउन, और इस एडजेक्टिव और नाउन को मिलकर के एक फ्रेज बनती है, और वो फ्रेज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच को शो कर रही होती है। उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑक्सीमोरॉन। हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ऑक्सीमोरॉन। अब जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक दो स्वीट, स्वीट, बिटर, डे, नाइट, हार्ड, सॉफ्ट। ओके, हार्ड, सॉफ्ट। यहां पर अगर दोनों के दोनों वर्ड्स हैं, अगर एडजेक्टिव्स हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स हैं, नाउन है तो दोनों नाउन्स हैं। लेकिन दोनों की खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉन्ट्रेरी अप्रोच के साथ में, और दोनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी में जा रहे हैं। जब इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं किसी भी पोइट्री में, किसी भी लाइन में, वो किसको इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं एंटीथेसिस को। किसको, एंटीथेसिस को। पैराडॉक्स, अगर मान लो कि मैं यहां पर लिखूं एक सेंटेंस कि टीयर इज हार्श, टीयर इज स्वीट। ठीक है, टीयर इज हार्श, टीयर इज स्वीट। आपने पैराडॉक्सिकल अप्रोच यूज कर दी। आपने दो कॉन्ट्रेरी जो आपके थीम्स होती है, या जो दो कॉन्ट्रेरी आपकी कंडीशंस होती है, उनको क्या किया आपने, उनको एक साथ में रख दिया। आपने कह दिया क्या कि टीयर जो है वो हार्श है, आपने कह दिया टीयर जो है वो स्वीट है। तो ये आपस में क्या हो गया, आपस में पैराडॉक्सिकल अप्रोच है, उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि हम जक्स्टपोजिशन की बात करते हैं, तो मान लो कि मैंने यहां पर लिखा द किंग्स
द किंग्स केम एंड सेलिब्रेटेड द सर्वेंट्स केम एंड सेलिब्रेटेड। जस्ट थिंक ऑफ, अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक थीम जो है वो आपकी नहीं जस्टिफाई हो रही है, दो थीम्स हैं और दोनों अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है, उनको एक साथ में लेके चल रही है। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग कंडीशंस, दो अलग अलग सिचुएशंस, दो बिल्कुल आपस में ऑपोजिट चीजें हैं। वो इंडिकेट किसको कर रही है? एक स्टेटमेंट के अंदर एक साथ में यूज की गई है। मान लो कि ये स्टेटमेंट है वो यहां से कट होकर के और यहां पर इसके लग गया आपका सेमीकोलन, और द किंग्स केम एंड सेलिब्रेटेड, द सर्वेंट्स केम एंड सेलिब्रेटेड, और आपने क्या कर दिया, इसका जो टी है उसको शॉर्ट कर दिया। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हो गए? एक साथ में यूज हो गए हैं। जैसे मान लो कि इस सेंटेंस की अप्रोच को आपने उठा करके यहां पर रख दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया? दिस हैज बिकम जक्सटापोजिशन। कैसे? क्योंकि आपने दो ऑपोजिट सिचुएशंस को, दो ऑपोजिट कंडीशंस को, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया है? एक साथ में रख दिया है या एक ही जगह रख दिया है। दोस्तों नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है, दैट कैटेगरी इज कंसीडर्ड अबाउट, जब हम किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, उसमें इमोशंस डाल रहे होते हैं, उसमें हम सेंटिमेंट्स डाल रहे होते हैं, उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स डाल रहे होते हैं, तो कुछ एक टर्म्स होती है आपकी, जैसे एक हो गया पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, एक हो गया पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी। ठीक है, पहले आप इन दोनों को समझो, फिर मैं आपको एक टर्म और इनके साथ में ही दो पैरेलल टर्म्स और समझाता हूं मैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, जैसे द ट्रीज आर रनिंग। ठीक है, अब पेड़ दौड़ रहे हैं, दौड़ते तो भाई हम लोग हैं, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ये हमारा गुण है। ठीक है ना, जब कोई भी मनुष्य के गुण किसी जानवर को, किसी नेचुरल एलिमेंट को या नॉन लिविंग थिंग को दिए जाते हैं, वो क्या होता है? वो होता है पर्सोनिफिकेशन। वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किसी नॉन लिविंग, किसी एनिमल या किसी नेचुरल एलिमेंट को दिए जाते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। लेकिन अगर मान लो कि आपने ये सेंटेंस यहां पर ऐसे लिखा, the birds were sighing and the trees overheard them। हैं कि परिंदे जो थे ना वो आहें भर रहे थे और जो पेड़ थे ना वो उनको छुप करके सुन रहे थे। यहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स नहीं डाले जा रहे हैं, यहां इमोशंस डाले जा रहे हैं, सेंटिमेंट्स डाले जा रहे हैं। क्या डाले जा रहे हैं? इमोशंस और सेंटिमेंट्स। तो जब आप ह्यूमन इमोशंस की बात करते हो और उनको किसी नेचुरल या किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देते हो, आप हैं जैसे बर्ड्स को दिया आपने, ट्रीज को दिया, वो दोस्तों क्या होता है? दैट इज कंसिडर्ड पैथेटिक फैलेसी। दैट इज कंसिडर्ड पैथेटिक फैलेसी। अब आप सब लोगों ने द जंगल बुक जैसी मूवी या द लायन किंग जैसी मूवीज देखी है, जिसमें एक एनिमल की सोसाइटी होती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, वैल्यूज, सब चीजें होती हैं, कि जब आप पूरी की पूरी स्टोरी के टाइमलाइन के अंदर किसी एनिमल को इस लेवल पे प्रेजेंट करते हो जैसे कि भाई वो कोई ह्यूमन बीइंग ही है, उसके साथ में सारे के सारा ह्यूमन प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स होल ह्यूमनली प्रेजेंटेशन, होल ह्यूमनली प्रेजेंटेशन, कि सारा का सारा मनुष्य के जैसा मतलब कार्यक्रम चल रहा है आपके सामने, बट परफॉर्म कौन कर रहा है? एनिमल। ये जो एक्शन होती है आपकी बड़ी स्पेसिफिक, खास करके कुछ मूवीज में या हम किसी पोइट्री में डालते हैं, कई ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिसमें एनिमल को नेक्स्ट टू किसी गॉड या किसी ह्यूमन बीइंग की तरह ही प्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या होता है आपका? दैट इज एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। तो ह्यूमन बींग्स की तरह मॉडिफिकेशन कर देना। और इसका उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा, उल्टा मतलब ये हो गया कि होल एनिमल
oriented presentation, whole एनिमल ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन। मतलब आपने ह्यूमन बींग्स को जानवर की तरह प्रेजेंट कर दिया है, द वुल्फ मैन, द स्पाइडर मैन, कि भाई वो जानवर बनकर के वो सब काम कर रहा है जो एक जानवर करता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये इससे ऑपोजिट हो गया। जब ये इससे ऑपोजिट होता है तो दोस्तों क्या बन जाता है, इट बिकम्स ज़ूमोपोमॉर्फिज्म। ये क्या बन गया आपका, ज़ूमोपोमॉर्फिज्म। क्या बन गया, ज़ूमोपोमॉर्फिज्म। ज़ूमोपोमॉर्फिज्म ह्यूमन बींग्स को एनिमल की तरह और एनिमल्स को ह्यूमन बींग की तरह एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। और एक एट्रीब्यूट दिया आपने, एक गुण दिया भागने का, दौड़ने का, तो वो क्या बन गया, इट हैज बिकम पर्सोनिफिकेशन। और अगर आपने पैथेटिक फैलेसी शो की तो वो क्या बन जाते हैं, आपके इमोशंस। अब दोस्तों दो टर्म्स होती है आपकी, एक होता है सनिग्डिकी, एक होता है सनिग्डिकी और एक होता है आपका मिटोनमी। मिटोनमी। अब सनिग्डिकी में क्या होता है, जब मान लो कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने ये कहा, आई वॉन्ट योर ईयर्स। आई वॉन्ट योर ईयर्स मतलब मुझे कान नहीं चाहिए, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। यहां पर ईयर्स जो है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ईयर्स इंडिकेट कर रहे हैं अटेंशन को। किसको इंडिकेट कर रहे हैं, अटेंशन को। तो सीधी सी बात है, जब किसी बॉडी के ऑर्गन को यूज करके आप किसी के होल के बारे में सब कुछ बताते हो, द होल पर्सनैलिटी, द होल बॉडी ऑफ समवन इज बीइंग इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन बॉडी ऑर्गन, दैट बिकम्स सनिग्डिकी। वो क्या कहलाती है, सनिग्डिकी, जहां पर हम क्या यूज करते हैं, जहां पर हम बॉडी के ऑर्गन को यूज करते हैं और उस ऑर्गन से जो भी आपकी होल पर्सनैलिटी होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं। अब मिटोनमी में क्या हो गया, अगर मान लो कि मैं यहां पर आपके सामने दूसरा एग्जांपल रखता हूं और मैं ये सेंटेंस लिखता हूं कि let me talk to the chair, let me talk to the chair, या फिर let me talk to the crown। ठीक है, अब भाई मैं बोल दूं कि मुझे चेयर से बात करनी है, तो इसका मतलब मुझे किससे बात करनी है, चेयर पर्सन से। मुझे किससे बात करनी है, चेयर पर्सन से। किससे बात करनी है, चेयर पर्सन से, जो चेयर के ऊपर बैठने वाला पर्सन होता है। चेयर से बात नहीं करनी, चेयर पर्सन से बात करनी है। क्राउन का मतलब हो गया मुझे किससे बात करनी है, या तो मुझे किंग से बात करनी है या मुझे क्वीन से बात करनी है। तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो आप किसी बंदे को, किसी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करने के लिए, किसका यूज करते हो आप, किसी इंस्ट्रूमेंट का। किसका, इंस्ट्रूमेंट का। वो क्या होता है, दैट बिकम्स मिटोनमी। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मिटोनमी। तो आपके सनिग्डिकी में क्या होता है, ऑर्गन यूज होता है। मिटोनमी में क्या होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब अगर मान लो कि मैं यहां पर आपके सामने एक फ्रेज रखूं कि द टाइगर वेंट एट एंड kept running without any fear, any place, any home। ठीक है, अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज क्या है, मैंने कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किए हैं। ठीक है, मेरे को वेंट के बाद में यूज करना था, ठीक है ना। और अगर मान लो कि आगे में चलो तो फिर मुझे कॉमा यूज करके अपनी लाइन है उसको ब्रेक करना था या बाइसेक्ट करना था। फिर विदाउट एनी फियर उसके बाद में मुझे कॉमा यूज करनी थी। तो मतलब मैंने हर एक चीज को अवॉइड किया है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरा जो मीटर है या मेरी जो पोएट्री का रिदम है वो रिदम टूटना नहीं चाहिए किसी भी पॉज से, वो चलते रहना चाहिए आपका, बिल्कुल जैसे रैपिंग में आपके साउंड चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि राइटर ये चाहता है कि भाई हाँ किसी भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं किया जाए, ताकि पोएम का जो मीटर होता है वो बना हुआ रहे। ये जो सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं अनपंक्चुएटेड वर्सेस, अनपंक्चुएटेड वर्स,
ये जो यूज होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं इंजेममेंट। क्या कहते हैं? इंजेममेंट। जो भी आपकी अनपंक्चुएटेड वर्ड्स होती हैं, जिसमें कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इंजेममेंट। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं इंजेममेंट। अब एक चीज देखना, इंजेममेंट के साथ साथ में कई बार हम किसी पोइट्री में देखते हैं कि आपका वर्ड होना चाहिए। अगर आपको 10th की पोम याद हो, आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की अगर आप बात करते हो, तो उसमें एक टर्म यूज होती है TRUELO, ट्रूलियो, LIO है, TRULIO, ट्रूलियो, रियलियो। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये इंडिकेट किसको कर रही है? ये ट्रूलियो इंडिकेट कर रहा है ट्रू को, रियलियो इंडिकेट कर रहा है रियल को। लेकिन आपने अपनी रिदम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा मीटर में सेट करने के लिए क्या किया आपने? जो रियल वर्ड्स होते हैं, जो बेस वर्ड्स होते हैं, उनको चेंज किया आपने अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। ये जो चेंजेस होता है, जिसको हम कहते हैं डिक्शन इम्प्रोवाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? डिक्शन का मतलब होता है वर्ड्स। डिक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ड। और इंप्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि आपने अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज किया। ये जो डिक्शनल इंप्रोवाइजेशन या डिक्शन इंप्रोवाइजेशन होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट पोइटिक लाइसेंस। इसको हम कहते हैं पोइटिक लाइसेंस। क्या कहते हैं? पोइटिक लाइसेंस। एक कई बार आपने ऐसे टर्म्स सुनी होगी, ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जब आप ये पढ़ते हो, डिंग डोंग, हाँ, हिस, ठीक है, ये क्या होते हैं? सारे के सारे डिंग डोंग हो, हिस हो, श हो। ये किसी भी पोएट्री में जब यूज होते हैं, क्लैटर हो, चिरप हो, हैं, बैटर हो, पैटर हो, जो मतलब जो किसी साउंड को इंडिकेट कर रहे होते हैं, किसी के भी साउंड को, दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड साउंड वर्ड्स। ये सब क्या होते हैं? आपके साउंड वर्ड्स। साउंड वर्ड्स। साउंड वर्ड्स जब भी कहीं पर यूज आते हैं, वी नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल। उनको हम कहते हैं ऑनोमेटोपिया, हैं? हम उनको क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपिया। Onomatopoeia. Whenever it comes about the sound words, whenever you find that these are the sound words, और ये किसी एनिमल के, किसी ह्यूमन बीइंग के, बारिश के या किसी भी चीज के साउंड को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं? साउंड को शो कर रहे हैं, they will be considered onomatopoeia. तो right from the repetition with paradoxical approaches, with the personification or with the pathetic fallacy or with enjambment or with onomatopoeia, with synecdoche, metonymy, I think when it comes about today's schedule, okay, you could be benefited with all these various approaches to literary devices and to poetic devices. And now it comes about the mystery which is to be unfolded and the secret which is to be, I would say to you, unwrapped. Let's start over here. दोस्तों CUET के जो स्टूडेंट्स हैं 6 to 12 के बाद में जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही खास सी चीज है। और वो खास सी चीज क्या है कि अगर हम बात करते हैं उत्कर्ष क्लासेस की, तो ये एक ऐसा बीज है, एक ऐसा सपना है जो एक बहुत ही महान विभूति हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मल गहलोत जी सर जो हैं, ठीक है, हमारे CEO हैं और हम सबके मार्गदर्शक भी हैं। तो वो जो 13th of August की जब हम बात करते हैं, तो वो एक बर्थडे अपने आप में बहुत खास अहमियत रखता है। तो उस बर्थडे के साथ साथ में जहां पर रैप होती है, आपकी हिंदुस्तान की आज़ादी की वर्षगांठ है, तो वो एक वर्षगांठ और उनके साथ साथ में जो बर्थडे है, वो बर्थडे दोनों के दोनों एक बहुत बेहतरीन कॉम्बो लेकर के आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन सौगातें लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो आज़ादी का महोत्सव है और इस स्वतंत्रता दिवस पर देश के किसी भी कोने में किसी भी परीक्षा की सफलता मूलक तैयारी करने की आज़ादी है, वो सबको मिलने वाली है। जब हम बात करते हैं हमारे स्लॉट CUET की, तो उत्कृष्ट ऐप में CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 90% की धमाकेदार छूट। दोस्तों ध्यान रखो, भूलो मत, 90% तक की धमाकेदार
छूट है। और उसके साथ साथ में अब ये आजादी का जो महोत्सव है और हमारे सर का बर्थडे है, उसमें 10% उसमें और इंक्लूड कर दो आप, ताकि आपकी आजादी के जो पंख है वो और एक्सपेंड हो जाए, आपका होराइजन जो है वो और ब्रॉड हो जाए। अब ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, आपके जो 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक है, जिस दरमियान ये कोर्सेज चल रहे हैं, अतिरिक्त छूट केवल आज के लिए है। और वो भी क्या, 13 अगस्त को निर्मल सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप के कोर्स लेने पर 10% की अतिरिक्त छूट उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने वर्तमान में उत्कर्ष ऐप से कोई भी कोर्स खरीदा हुआ है। दैट मीन्स वो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी उनका बेनिफिट, उनकी मान के चलो कि उनको उनकी चांदी निकल आई। कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी उत्कर्ष एप्लीकेशन में आ चुके हैं, उत्कर्ष ऐप उन्होंने परचेस कर लिया है CUET का, और वो सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए निर्मल सर के आशीर्वाद के तौर के ऊपर उनके बर्थडे के लिए आप सबको 10% की अतिरिक्त छूट है। अब जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं उनके लिए बेनिफिट है 90% का, लेकिन जो जुड़ चुके हैं उनके लिए एडिशनल 10% का बेनिफिट है वो और है। दैट मीन्स दिस इज व्हाट सोने पर सुहागा वाली बात है। अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहां पर ये महोत्सव या ये जो आजादी है वो खत्म नहीं होती है, ये और बड़ी होती है कि इस सफलता मूलक तैयारी के अंदर हमारा जो ऑफर चल रहा है केवल 13 से 17 अगस्त 2023 तक है। इसमें अगर मैं बात करूं साइंस की, तो अगर आप बोर्ड प्लस CUET दोनों कोर्सेज को लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो ऑफर प्राइस पहले थी, ओरिजिनल प्राइस दैट वाज 18,000 रुपीज, और वो आपके लिए ऑफर प्राइस 90% डिस्काउंट के बाद में है 3,500। यू कैन इमेजिन what is the amount that we can say 18,000 and now it comes the amount that is 3,500. A drastic difference gets, so don't even skip your chances. Bilingual science है 3,500. The same happens with commerce degrees, like live courses of 18,000 which were earlier and now they are with 3,500. The same happens with arts Hindi medium and arts English medium. The same 3,500. ऐसा लग रहा है कि भी 2-3,500 का एक कॉमन अमाउंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट्स हो। वो कोर्स जो किसी वक्त में आपका 18,000 लग रहा था और 18,000 के बाद में आज स्पेसिफिक 90% डिस्काउंट के साथ में 3,500 की बहुत ही, मतलब जिसको कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू नथिंग जो प्राइस है उसमें आपको दिया जा रहा है। अब दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि हम CUET में अगर बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेजेस होती है, जनरल टेस्ट होते हैं, हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो इन केस अगर आप जनरल टेस्ट लेना चाहते हो कि वी जस्ट वांट टू गो विद जनरल टेस्ट ओनली, तो ऐसा नहीं है, आपके पास में इंडिविजुअल ऑफर्स भी हैं। अगर आप पूरे के पूरे कोर्सेज के साथ में नहीं जाना चाह रहे हो तो आप अपने इंडिविजुअल ऑफर्स के साथ में जा सकते हो, जिसमें आपका जनरल टेस्ट अगर आप लाइव लेना चाहते हो तो दैट इज जस्ट फॉर 1,200 रुपीज। दैट मीन सिर्फ 1,200 रुपए में, जो पहले 8,000 रुपए का हुआ करता था। फिर अगर मैं बात करूं आपके रिकॉर्डेड कॉम्बो, मतलब आपको लाइव भी चाहिए उसके साथ में आपको रिकॉर्डेड भी चाहिए, तो दैट वाज अर्लियर इट वाज 14,000, अब ये हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 2,900 का कॉम्बो प्राइस। नाउ इट कम्स जनरल टेस्ट, सिर्फ आपको, आप कहते हो कि मुझे रिकॉर्डेड नहीं, मुझे लाइव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड पहले जहां 6,000 का था वो आपको सिर्फ 999 है, सिर्फ 999 रुपीज में दिया जा रहा है। एंड नाउ इट कम्स अबाउट सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डिंग। अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट्स की जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो आपकी यूनिवर्सिटीज के सिलेक्शन से पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है, तो आपको पर सब्जेक्ट जहां पर पहले ओरिजिनल प्राइस 4,000 पे करने पड़ रहे थे, नाउ इट विल बी जस्ट फॉर 700 रुपीज, जस्ट फॉर 700 रुपीज। तो दोस्तों वाकई में ये स्वतंत्रता दिवस जो है उसमें हमारे पास में देश के किसी भी कोने से किसी भी परीक्षा की सफलता मूलक तैयारी करने की आजादी है, वो ट्रूली जस्टिफाई हो रही है। और ये बर्थडे और ये आजादी दोनों का जो कॉम्बो बन रहा है वो बड़ा ही मेस्मराइजिंग, बड़ा ही आनंददायी और बड़ा ही खुशनुमा बन रहा है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आगे, तो ये कोर्सेस आपके मतलब आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके लिए एक स्पेसिफिक सीरीज है जिसको हम कहते हैं अभ्यास टेस्ट सीरीज, जहां पर आपके CUET UG 2024 विज्ञान, कला वर्ग और वाणिज्य सारे के सारे हिंदी माध्यम के जो आपके पेपर्स हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स हैं, दे आर जस्ट रुपीज फॉर 150,
150, जिसमें आपके हर वीक आपका एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आपसे पेपर आपका सेल्फ असेसमेंट, और उसके साथ साथ में आपको आंसर कीज के साथ में बताया जाएगा कि किस किस तरीके से आपको अपने CUET के अंदर ये अलग अलग सब्जेक्ट्स और उसके साथ साथ में जो आपके अलग अलग स्ट्रीम्स होती है उनकी प्रिपरेशन है वो कैसे की जाती है। और ये अभ्यास जो टेस्ट सीरीज है, इसको अभ्यास के साथ साथ में प्रैक्टिस करने के साथ साथ में जब आप नेक्स्ट ऑफर पे आते हो, दैट इज एक्चुअली स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर का मतलब हो गया कि यहां पर अगर मैं साइंस मॉक टेस्ट की बात करता हूं, कॉमर्स मॉक टेस्ट की बात करता हूं, आर्ट्स मॉक टेस्ट की बात करता हूं, दैट मींस आप सबके पास में 10 मॉक टेस्ट पेपर, जिनको हम मॉडल पेपर्स कह सकते हैं, जो न सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है उसको स्ट्रांग बनाएंगे, बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि आपके पास में आपका रियल स्टेटस क्या है? उनके आंसर्स, उनका वीडियो सॉल्यूशन, उनके डिस्क्रिप्शंस, सब की सब चीजें प्रोवाइड करने के साथ में ये 10 मॉडल पेपर्स ये डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ, आपने अब तक अपना कौन से लेवल तक आप आ चुके हो, कितना आपको काम करना बाकी है, कितना आपने कर लिया है। ये सारे के सारे मॉक टेस्ट कुछ नहीं है, पहले जहां 2,500 रुपए के हुआ करते थे दोस्तों, अब सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में, जस्ट 250 रुपीज। तो देखो कितनी खुशनुमा ये सौगातें हैं जो 13 अगस्त से आपके लिए शुरू की जा रही हैं। कहने का मतलब ये जश्न आज से शुरू किया जा रहा है। सर के ऑनरेबल सर, ऑनरेबल डॉक्टर निर्मल गहलोत सर हैं, उनके बर्थडे के विशेष उपलक्ष्य में। और सबसे बड़ी सौगात है सारे उन विद्यार्थियों के लिए जो सपना देख रहे हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के पार्ट बनने का, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसको अपनी आंखों से और उसको अपने करियर के अंदर ऐड करने का सपना देख रहे हैं। और इन सपने में उत्कर्ष हमेशा आपके साथ में है। तो 13 से लेकर 17 अगस्त तक इन सारे ऑफर्स का, इन आशीर्वादों का फायदा उठाइए। और आई जस्ट वांट टू से एट द एंड विद माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि कोशिश कर, उम्मीद रख और रास्ता भी चुन। कोशिश कर, उम्मीद रख और रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद बचे तो थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर उसके बाद बचे तो थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। सो किड्स, linguisticians, scholars, everyone, grab your chances, grab your seat, grab your courses, and I just want to say to everyone, just avail the opportunities. Thank you. Have a lovely and wonderful day ahead. Bye.